हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल #ICC स्टडी पॉइंट पर। आज के वीडियो पर हम देखने वाले आईसीसी क्लास 10 हिस्ट्री के अपने फर्स्ट चैप्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रखता है हमारे लिए, क्योंकि 1857 में ही पहली बार हमारे इंडिपेंडेंस के लिए सबसे पहली बार आवाज़ उठी थी। वैसे इसके पहले भी काफ़ी बार आवाज़ उठी थी 1608 से लेकर, पर वो आवाज़ काफ़ी छोटी थी जिसे अंग्रेज़ों ने कुचल दिया था। पर ये आवाज़ जो थी वो काफ़ी बड़ी थी और पूरे दुनिया भर से, पूरे देश भर से आवाज़ आई थी। सो बेसिकली हुआ ये था कि 1608 में ब्रिटिशर्स इंडिया में लैंड किए थे एज ए ट्रेडर्स। ठीक है, एज ए ट्रेडर्स उन्होंने लैंड किया था। किसके लिए? कॉटन के लिए, ऑयल के लिए, आपके मसाले के लिए, मिनरल्स के लिए। सो इनके लिए उन्होंने यहाँ पर लैंड किया था। पर धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि इंडियंस काफ़ी भोले हैं तो उनके मन में आया लालच, और उन्होंने धीरे धीरे एरिया को अपने अंडर लेना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे क्या करने लगे कि उन्होंने इंडियंस के मन में ऐसा भाव जगा दिया कि हम आपके नेता हैं और अब आपको हमारी बात सुननी होगी। सो इसी से क्या हुआ, इंडिया की गुलामी वहाँ से शुरू हो गई। ओके, सो पर क्या होता है कि 1857 में ना अंग्रेज़ों ने एक नई गन लॉन्च की थी। सो पहले जो गन आती थी ना उसमें क्या होता था कि बारूद डाला जाता था, फिर बुलेट डाली जाती थी, उसके बाद एक लोहा से उस बुलेट और बारूद को दबाया जाता था, उसके बाद फायर किया जाता था। और उन्होंने एक ऐसी बुलेट लाई थी कि जिसमें पैकेट बना रहता था बुलेट का, जिसमें बुलेट भी है, बारूद भी है, उतनी ही मात्रा में बारूद है जितने मात्रा में आपको चाहिए। तो बस पैकेट को छील के डालो और फिर आप फायर कर सकते हो। सो उन्होंने पैकेट को छीला, डाला, रॉड से अंदर डाला और फिर फायर कर दिया। सो पर दिक्कत ये थी कि वो जो बुलेट था वो काव और पिग के स्किन से बना था। ठीक है, सो ये सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हिंदूज के लिए गाय जो है वह पूजनीय है और जो मुस्लिम्स है उनके लिए सूअर जो है वो हराम है। सो अकॉर्डिंग टू दिस दोनों ही धर्म में काफ़ी बड़ा उछाल आ गया था। अंग्रेज़ों ने कोशिश किया समझाने का कि नहीं, ये उनकी चीज़ की नहीं बनी है, उन जानवरों से नहीं बना है, लेकिन बात काफ़ी फैलने लगी। सो इसी से क्या हुआ कि सबसे पहले बहरामपुर में इसका विरोध हुआ। ठीक है, और जो बैरकपुर था उसमें एक मंगल पांडे नाम का एक आदमी था, जिसे हमें लीडर कहा जाता है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा लीडर उसे ही कहा जाता है। सो उन्होंने क्या किया, अपने सामने वाले जनरल को ही मार दिया। तो उसके मारने से क्या हुआ, बहुत हड़कम मच गई और उसे फांसी पे चढ़ा दिया, अगर जब आवाज़ आने लग गई। सो अगर आपको मंगल पांडे के बारे में जानना है तो बॉलीवुड ने एक मूवी भी निकाली है मंगल पांडे। सो आप वो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ इस चैप्टर से सीखने को मिल जाएगा। और अगर आप उस मूवी को देखते हो तो इस चैप्टर को भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आते हैं अपने चैप्टर पे वापस। सो जो मंगल पांडे थे उन्होंने डायरेक्ट अपने जनरल को ही मार दिया, और मारने से क्या हुआ, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। सो मारने और फांसी में चढ़ाने के बीच में काफ़ी एक गैप है, उस गैप को ही मूवी पे दिखाया गया है। ठीक है, सो देखते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक, जिसका नाम है पॉलिटिकल कॉज। सो पॉलिटिकल कॉज में सबसे पहले आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, सो इसमें क्या है ना कि डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1846 टू 1856। सो ये आपको याद रखना है कि जो डलहौजी था वो कब तक हमारा इंडिया का जनरल गवर्नर था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है। सो डॉक्ट्रिन का मतलब ये होता है कि जब किसी स्टेट का रूलर अगर मर जाता है किसी भी बिना नेचुरल डिजीज़ के, अगर वो मान लो अगर कहीं मर्डर हो जाता है या फिर किसी भी तरीके से अगर मर जाता है जिसकी अगर वो पुष्टि ना कर पाए सामने वाला स्टेट, सो वो स्टेट को इंग्लिश कंपनी को सौंप देना पड़ता है। सो अगर आप ने रानी लक्ष्मीबाई देखी होगी, सो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जब राजा मर जाता है तब रानी क्यों रानी बनती है, लक्ष्मीबाई क्यों रानी बनती है। वो रानी इसलिए बनती है क्योंकि वो अपना राज्य नहीं देना चाहती थी। ठीक है, सो द प्रोमिनेंट स्टेट फॉल विक्टिम टू डॉक्ट्रिन वर सतरा, झांसी एंड नागपुर। सो कुछ इन जगहों पर उन्होंने इसको लूटने का मतलब अपनी इंग्लिश कंपनी अपने अंदर लेने की कोशिश की थी, और लिया भी था, सतरा, झांसी एंड नागपुर। सो यहाँ पर झांसी के बारे में आप काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हो, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने स्टेट के लिए, अपने एरिया के लिए लड़ा था। ठीक है, अब देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट। सो सेकंड पॉइंट इज डिसकर्टसी ऑफ मुगल एम्परर। यहाँ पर डिसकर्टसी का मतलब है बदतमीजी की गई मुगल एम्परर से। क्या हुआ कि जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह, उस समय उनके पास केवल एक नेम था या फिर एक टाइटल था, वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थे उस वक्त। सो जो लॉर्ड डलहौजी था
उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अगर ये किंग मरता है, अगर बहादुर शाह की अगर डेथ होती है, तो इसका जो सक्सेसर है उत्तराधिकारी, उनको ये जगह छोड़कर जानी होगी, ये इम्पीरियल प्लेस छोड़कर जाना होगा, जो एक जगह थी रेड फोर्ट। ठीक है, पर 1856 में क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग ने बोल दिया कि जो बहादुर शाह का सक्सेसर है वो होगा ही नहीं, और उसको भी एम्पेरिकल प्लेस में कभी आने की अनुमति मिलेगी ही नहीं। सो ये जो बदतमीज़ी की गई वहाँ के किंग के साथ, बहादुर शाह के साथ, वहाँ के लोगों के जो भावनाओं थे और सेंटिमेंट्स थे उनको काफ़ी ठेस पहुँची। सो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। सो अब देखते हैं तीसरा पॉइंट को। सो थर्ड पॉइंट इज़ दैट ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू नाना साहेब, कि नाना साहेब का से क्या व्यवहार था। तो डलहौजी ने क्या किया ना, कि जो नाना साहेब थे अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, उनकी जो पेंशन थी वो देने से मना कर दिया। सो नाना साहेब और सभी हिंदूज़ ने क्या किया, उससे नाराज़गी जताई कि नहीं, इन्हें पेंशन मिलना चाहिए था। और जो भी नाना साहेब के पास जो था, उनकी जो क्या बोलते हैं, हिरासत में जो मिली हुई थी, आपके जो पिता के जितने भी धन संपत्ति जिन्होंने छुपा कर रख ली थी सरकार से, उन्होंने उस पैसे को क्या किया, उन्होंने उस पैसों को देश के अलग अलग कोने में भेजा रिवॉल्ट को भड़काने के लिए। सो ये शायद उन्होंने एक अच्छा काम किया था यहाँ पर, कि उन्होंने रिवॉल्ट को भड़काने के लिए हर जगह छोटी छोटी जगहों में भेज दिया पैसे को, ताकि लोग वहाँ से हथियार खरीद पाएंगे और अपने आज़ादी का थोड़ा बहुत प्रचार कर पाएंगे। सो हमने देखा अपना तीसरा पॉइंट। अब देखते हैं हमारा मेन कॉज में फोर्थ पॉइंट। सो फोर्थ पॉइंट हमारा एनेक्शन ऑफ अवध। सो एनेक्शन ऑफ अवध में क्या होता है, 7 फरवरी को 1856 को नवाज वली अली शाह को अपने जो राज्य से उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि वो उस राज्य को कहा जाता था कि वो सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। और एक झटके में ही 13 फरवरी को कोर्ट ने क्या किया, उस जो राज्य है वो कम्प्लीटली ब्रिटिश कंपनी के अंदर ले लिया। सो यहाँ पर बहुत गहरा चोट पड़ा यहाँ पर, यहाँ के जो रूलर थे नवाब वजीद अली को, और उनके जो प्रशासन थी उनको भी काफ़ी बड़ा चोट पड़ा, जिसे आप कह सकते हैं कि हाँ, एक बड़े से जगह को अगर एक झटके में आप अंदर लोगे तो सामने वाला ज़रूर भड़केगा और अपनी आज़ादी के लिए तो लड़ेगा ही। सो यहाँ पर भी, यहाँ पर आप कह सकते हो कि दिस इज़ ऑल्सो द मेजर पॉलिटिकल कॉज। सो अब देखते हैं हम अपने रिलीजियस एंड सोशल कॉजेस को। सो पहला रिलीजियस एंड सोशल कॉज में सबसे पहला पॉइंट है फियर रिगार्डिंग मास कन्वर्सेशन टू क्रिश्चियनिटी। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया कि जो क्रिश्चियनिटी टीचिंग्स होती है उनको साथ में, मतलब क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में तो मतलब इस्टेब्लिश कर ही दिया बाइबल को, पर साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कर दिया। और क्या किया, जो जेल में जो कैदी रहते थे ना, उनको भी क्रिश्चियनिटी के क्या थे, जो टीचिंग थे वो देने लग गए। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा प्रहार किया, उन्होंने मॉस्किस और टेम्पल्स में बाइबल को रखना शुरू कर दिया और कहने लगे कि आपको उनके साथ इसको भी पढ़ना होगा, इसकी भी टीचिंग्स लेनी होगी। बस यहीं पर जितने भी हिंदूज़ और मुस्लिम थे वो पैनिक फील करने लगे कि अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहे तो जल्दी हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा पहला कॉज था रिलीजियस एंड सोशल कॉज का। जो हमारा दूसरा रिलीजियस और सोशल कॉज है वो है लॉज दैट इंटरफेयर्ड विद द रिलीजन एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल। यहाँ पर क्या हुआ, 1850 को एक्ट चेंज कर दिया हिंदू लॉ का कि जो पिता की जो प्रॉपर्टी है वो अब सन को नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ वहाँ पर कर दिया गया ऐसा। ठीक है, दूसरा क्या कर दिया, तो उन्होंने टैक्सेस लगा दिए थे मॉस्किस और टेम्पल्स में, जो कि पहले ही नहीं थे। तीसरा ये था कि 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने काफ़ी इविल्स को, मतलब जो मिथ थी उनको पकड़ना शुरू किया कि हाँ भाई ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, आप ये क्यों करते हो, इसको रोको, इसको मना करो। तो सबसे पहला क्या उन्होंने पकड़ा, द विंडो रीमैरिज एक्ट पास्ट इन 1857 वॉज इन प्रोग्रेस मेजर। अर्लियर क्या हुआ, सती सिस्टम और फीमेल इन्फेक्टिसाइड को भी हटाया गया। किसके द्वारा हटाया गया, राजा राम मोहन रॉय और केशव चंद्र सेन के द्वारा हटाया गया। ठीक है, उन्होंने ही इनको आगे ले जाकर पूरी तरीके से खत्म किया। इसलिए अब भी अगर नाम लिया जाता है, ठीक है, सती सिस्टम को किसने हटाया, तो राजा राम मोहन रॉय और केशव चंद्र का सेन का नाम लिया जाता है। सो ये थे कुछ रिलीजियस एंड सोशल कॉजेस। बढ़ते अब अपने तीसरे कॉज की तरफ। तो तीसरा कॉज ये था ना कि उन्होंने रेलवेज और टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस कर दिया था। सो इंडियंस क्या थे कि वो कास्ट पे बिलीव करते थे। ठीक है, सो कास्ट के ही चक्कर सती सिस्टम होता था उनके, उन्होंने मतलब ये क्या बोले, एक रस्म मान लो, एक रस्म की तरह उन्होंने सती सिस्टम रखा था, विंडो रीमैरिज एक्ट रखा था। ठीक है, वुमेन इन्फेक्टिसाइड रख दिया था। सो एक तरीके से ब्रिटिश ने उन्हें हटाया तो ठीक किया, पर आगे काफ़ी सारी चीज़ें जो थी जो आपको अच्छी लगेंगी, पर उस समय क्या थी जो इंडियंस को पसंद नहीं आ रही थी। जैसे कि क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सरकार थी उन्होंने रेलवेज और टेलीग्राफ को इंडिया में एस्टैब्लिश किया, पर
जो रेलवेज कंपार्टमेंट थी उनमें तो सारी कास्ट के लोग एक साथ बैठ के जाते थे, जिससे जो अपर कास्ट थी ना, ब्राह्मण या क्षत्रिय, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे उस समय की सोच थी। पर आज आपने देखा होगा कि जनरल डिब्बे में ठूस ठूस के लोग जाते हैं, 100-200 जगह 50 की रहती है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम था उस वक्त। सो दूसरा क्या था कि दूसरा जो टेलीग्राफ पोल्स थे उसको फांसी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगर कोई प्रोटेस्ट करता है आज़ादी के लिए, अपने आज़ादी के लिए लड़ता है, तो ब्रिटिश कंपनी उन्हें वहाँ पर फांसी दे देती थी। सो यहीं पर जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ख़त्म होता है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है फियर्स रिगार्डिंग इंग्लिश एजुकेशन। आपने पहले ही देख लिया पहले कॉज में कि हमारे क्रिश्चियनिटी जो टीचिंग थी उसको हर जगह ही टैब्लिश कर दिया गया। मतलब जेल को भी नहीं छोड़ा गया, मंदिर और मस्जिद को भी नहीं छोड़ा गया। सो यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन से भी भारतीयों को काफ़ी डर था, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज ने काफ़ी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस को टैब्लिश किया था इंडिया में। और जो 1829 में क्या हुआ कि बंगाल गवर्नमेंट ने भी एक इंग्लिश क्लास कोलकाता में एक स्कूल को इटैब्लिश किया गया। साथ ही साथ मद्रास में एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन इटैब्लिश हुई। पर लेटर क्या हुआ कि वहाँ पर संस्कृत और मौलवीज तो पढ़ाए जाते थे, पर इंग्लिश को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जो कि काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था वहाँ के स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो इंग्लिश टीचिंग थी ना वो मौलवीज और पंडित को समझ में नहीं आती थी उतनी अच्छे से, क्योंकि उन्होंने कभी इस टीचिंग को कभी देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। सो उन्हें समझ में नहीं आता था और उन्हें ये लगता गया यही था कि जो उनके जो हिंदूज़ और इस्लामिक स्टडीज़ है उनको डिस्करेज किया जाता है, उनका अपमान किया जा रहा है और जल्दी इन्हें मिटाने की साजिश की जा रही है। सो फियर्स रिगार्डिंग इंग्लिश एजुकेशन में सिर्फ इतना ही कुछ था। और रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज यहाँ पर जो 5 पॉइंट है इसमें मैंने 4 ही करवाया है। जो 4th पॉइंट है मैंने उसको स्किप किया हुआ है क्योंकि वो कुछ खास नहीं है। सो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमिक कॉजेज इंडियन एक्सप्लॉयटेशन। तो चलिए देखते हैं अपने पहले पॉइंट को। तो इकोनॉमिकल कॉजेज को चलिए मैं आसान भाषा में समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। सो तो यहाँ पर क्या था कि जब वॉर हो रहा था, वॉर करना तो उसके लिए पैसा लगता है, कंपनी को भी, साथ ही साथ हमारे जो क्या बोलते हैं इंडियंस थे उस समय के, उनको भी पैसा लगता। सो कंपनी ने क्या किया ना, पैसे लेने के लिए बहुत भारी मात्रा में किसानों पर टैक्स लगा दिया कि भैया अगर मान लो अगर पहले वो अगर 1 रुपये टैक्स देते थे तो अभी आपको 10 रुपये टैक्स देने होंगे। 10 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया, जिससे क्या होता है कि फार्मर सब पगला गए, बौखला गए कि भैया इतना पैसा लाएंगे कहाँ से। सो होता यह है कि उन्होंने फिर क्या किया, जो मनी लेंडर्स है, जो स्टेट बनिया है, उनसे क्या किया, पैसे उधार लेना शुरू किया। किसमें? सूद ब्याज में। और उससे क्या किया, अपना जो टैक्स था उसको पे किया। पर इतना सारा पैसा वो मनी लेंडर से ले चुके थे, सेठ बनिया से, कि वो उनका पैसा नहीं चुका पा रहे थे, जिससे जो ब्याज था और सूद था वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। जिससे क्या हुआ कि उनके जो जमीन थे वो अब सेठ और बनिया क्या कर रहे हैं, हथियाने लग गए। सो ये था इकोनॉमिकल कॉजेज ऑफ इंडियन एक्सप्लॉयटेशन। एक और चीज़ देख लेते चलिए। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि जो मान लो अगर मान लो क्या पहले क्या होता था ना, आर्टिसंस होते थे। आर्टिसंस मतलब वही कलाकार्स। तो जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, पैसे देकर उन कलाकार को बुलाकर उनकी कलाकारी देखते थे। उनकी कलाकारी अगर पसंद आई तो उन्हें पैसे देकर उनकी कलाकारी को देखते थे। और वो जो कलाकार थे अपनी कलाकारी को, जैसे मान लो अगर कोई चित्रकार है तो अपनी चित्रकारी को बेच सकता है बाजार में, तो मार्केट में भी वो सेल कर देता था। पर धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो ब्रिटिश कंपनीज थी वो अब सभी राजा खत्म हो, मतलब सभी राजा को हटाकर उनकी ज़मीन पर कब्जा करने लगी। तो राजा की भी हालत ख़राब हो गई। सब राजा तो भाई अगर मान लो घर में खाने का पैसा नहीं तो क्या किसी को बुला के नाच देखेगा? क्या नहीं देखेगा ना। हाँ, जाहिर सी बात है। तो और क्या होने लगा कि जो मार्केट थी उसमें भी ब्रिटिश कंपनी ने अपना पैर मार दिया। इसमें क्या किया उन्होंने किया कि जो अपना ब्रिटिश गुड्स थे उनको सस्ते से सस्ते चीप प्राइस में बेचना शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ कि आर्टिजन्स जो थे अपने जो असली कला जो थी वो नहीं दिखा पाए मार्केट में। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि एक हैंडमेड पेंटिंग अगर आपको अगर 100 रुपये में मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, अगर कोई मशीन से बनता है तो वो 50 रुपये में भी आपको मिल सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है। तीसरा है कि ट्रेडर्स को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि ट्रेडर्स जो अपना गुड्स बेच रही थी वो ब्रिटिश गुड्स से काफ़ी महंगे थी, और जो ब्रिटिश अपना गुड्स बेच रही थी वो ट्रेडर से काफ़ी सस्ती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश गुड्स अपने जो गुड्स थे उस पर जो टैक्स है वो ना के बराबर लगा रही थी, और सामने वाले इंडियन गुड्स पे क्या कर रही थी, टैक्स, मतलब अगर सामान 100 का है तो टैक्स उस पर 90 का लग जा रहा था। सो जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो इससे क्या गया, ब्रिटिश गुड्स ने अपनी जो मार्केट थी उसमें एक अच्छी पकड़ बना ली। सो ये सब थी इकोनॉमिकल कॉजेज इंडिया एक्सप्लेनेशन के। ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिकल कॉजेज बस इतने ही थे। अब हम देखेंगे अपने मिलिट्री कॉजेज को। सो मिलिट्री कॉजेज में सबसे पहला था लो सैलरी एंड पुअर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन। इंडियन सोल्जर्स को क्या किया जाता था, सैलरी काफ़ी कम थी,
ठीक है, और उनको प्रमोशंस ना के बराबर मिलती थी। ऑल हाई रैंक इन द आर्मी रिवर्स बाय द ब्रिटिश ओनली, जितने भी हाई आर्मी रैंक थे वो ब्रिटिश ने कब्जे करके रखे थे कि हाँ भैया कि जो इन रैंक्स पे जो मतलब क्या बोलते जो लीडर्स है, मतलब जो हायर रैंक है वो ब्रिटिश के थे, और जो सिपाही थे या जो आप सूबेदार कह सकते हो, एक सूबेदार होता है उसके नीचे होता है सिपाही, तो सूबेदार इसलिए रखा जाता था कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए सूबेदार इंडियंस को बनाया जाता था ज़्यादातर। सो सूबेदार और सिपाही दो ही सिर्फ प्लेस खाली रहती थी इंडियन आर्मी में भी। सो ये भी एक बहुत नाइंसाफ़ी वाला काम किया जाता था। दूसरा ये है कि फेलियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स, द ट्रूप्स वर नॉट प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल्सो, द की प्लेसेस लाइक दिल्ली एंड इलाहाबाद हैड नो ब्रिटिश आर्मीज, मोरओवर एट दिस टाइम इंग्लैंड वर इंगेज इन सेवरल हॉस्टिलिटीज आउटसाइड इंडिया पर्सियन। यहाँ पर क्या था कि काफ़ी जगह पर ट्रूप्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं थे, जैसे कि दिल्ली में, इलाहाबाद में ब्रिटिश आर्मीज ना के बराबर थी, क्योंकि उनका मेन फोकस तो बड़े बड़े जगहों पर था। वैसे दिल्ली उस वक्त जगह बड़ी नहीं थी, उस पर इलाहाबाद जगह बड़ा था, पर वहाँ पर ब्रिटिश आर्मी नहीं बैठ पा रही थी, क्योंकि वहाँ के जो नेटिव पीपल्स थे वहाँ ब्रिटिश आर्मी को घुसने ही नहीं दे रहे थे। ठीक है। तीसरा है डिस्प्रोपोर्शन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश ट्रूप्स। ठीक है, व्हेन डलहौजी लेफ्ट इंडिया कंपनीज ट्रूप्स वर कंसिस्टेड ऑफ 2,33,000 इंडियंस एंड 45,000 ब्रिटिश सोल्जर्स। आप मात्रा देख लीजिए कि इंडियंस कितने थे और ब्रिटिश कितने थे। अब यहाँ पर क्या करते थे इन लोग, जब भी कोई लड़ाई होती थी या कोई भी दंगा फसाद होता था तो इंडियन सोल्जर्स को सबसे आगे भेज देते थे, जो सिपाही थे सूबेदार थे उनको आगे भेज देते थे, और ब्रिटिश को पीछे रखते थे ताकि अगर नुकसान हो तो इनका हो, हमारा ना हो। तो देखिए कितनी गलत तरीके से आर्मी को भी ट्रीट किया जाता था वहाँ पर। फोर्थ पॉइंट ये है कि सोशल डिस्टेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड ऑफिसर्स एंड इंडियन सोल्जर्स। हाँ, ये काफ़ी बड़ा है कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको एक अच्छा वर्दी मिलती थी, उनको अच्छा खाना मिलता था, रहने की अच्छी जगह मिलती थी। वहीं जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको जैसे कैदियों को खाना मिलता है सेम वैसी ट्रीटमेंट उनके साथ की जाती थी। सैलरी भी कुछ खास नहीं थी, क्योंकि एक सिपाही की सैलरी ज़्यादा नहीं होती है आज के डेट में भी, आप देख सकते हो। और फिफ्थ था कि डिसकंटेंट एंड डिसअफेक्शन इफ द बंगाल आर्मीज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसमें क्या था ना कि जो बंगाल आर्मी थी उसमें उस समय क्या थे कि जितने भी सिपाही थे वो 90% ऑफ एक अपर कास्ट के थे, ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय वह थे। तो उससे क्या होता था कि एंग्लो अफगान वॉर में 1839 से जो 1842 के बीच में था उसमें उन्हें सिंधु घाटी को पार करना था। सो उन्हें पसंद नहीं था ये सब करना, क्योंकि वो सोचते थे कि जो सी वेज है वो फॉरबिडन बाय द रिलीजन, उनके रिलीजन से वो खिलाफ है, जो सी जो वो नदी है वो उनके रिलीजन के खिलाफ है। सो यही थी बंगाल जो फिफ्थ पॉइंट था उसका। देख लेते हैं सिक्स्थ पॉइंट। यहाँ पर था लॉस ऑफ प्रेस्टाइज इन अफगान वॉर। द फर्स्ट अफगान वॉर was a complete failure for British viewpoint. After an enormous waste of money and loss of human life, the British gained nothing, not at all. British troops defeated. The war exposed their weakness too. This increased the self-confidence of Indian. हाँ, यहाँ पर ये होता है कि एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिश को कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ था, पर ब्रिटिश इतनी बर्बाद हो गई थी उस वक्त, इतना गहरा चोट पड़ा था उन्हें कि जो अंदर की जो इंडियंस थे उन्होंने बना लिया था कि अभी इनको मारेंगे और अभी लूटेंगे। सो यहाँ से था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सही में शुरू हो गया था, क्योंकि अंदर के जो सोल्जर्स थे उन्होंने अंदर से मारना शुरू कर दिया था ब्रिटिश आर्मी को। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ इवेंट्स को। सो अगर आप बोल रहे होंगे कि ये सेवन्थ और एट्थ पॉइंट ज़रूरी है कि नहीं, आप पढ़ा नहीं रहे हो, तो ये कोई खास चीज़ नहीं है, आप एक बार रीड कर लेना, जो था वहीं तक था। ठीक है, अब देख लेते हैं इवेंट्स ऑफ वॉर को। इवेंट्स ऑफ वॉर में जो हमारा सबसे पहला वॉर है वो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का वॉर, जो कि 31 मई 1857 को शुरू हुआ था। ठीक है, पर 29 मार्च 1857 में ये पहले ही शुरू हो गया था। एक ब्राह्मण सोल्जर जिसका नाम है मंगल पांडे, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा है, उसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है, आप चाहो तो देख सकते हो। बिलोंगिंग टू अ रेजिमेंट स्टेशनड एट बैरकपुर, वो बैरकपुर का एक सिपाही था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि नहीं, मैं ये नहीं, जो कार्टिज है वो मैं नहीं खाऊंगा, जो बुलेट उसे नहीं छीलूंगा, क्योंकि वो मेरे धर्म के विरुद्ध है, वो गाय का मांस है, मगर मैं खाता हूँ तो मेरा धर्म हो जाऊंगा मैं, इसलिए उन्होंने इसको नहीं किया। पर अंग्रेज के सिपाहियों और उनके जो ऑफिसर्स थे उनका फोर्स करने पर उन्हें क्या किया, 2 इंग्लिश ऑफिसर्स को वहाँ पर शॉट डेड गोली मार दी, और जो अपनी जो रेजिमेंट थी उसको लेकर अवध आ गई। साथ ही साथ जो बहरामपुर की रेजिमेंट थी, जहाँ पर सबसे पहले प्रोटेस्ट किया गया था कि नहीं ये कार्टिसिज्म यूज़ नहीं करेंगे, उन्होंने भी क्या किया, दोनों के बीच में क्या था, 190 किलोमीटर का एक डिफरेंस था, उन्होंने डिफरेंस को कम करके अवध में जाके सेटल हो गए। और जो ब्रिटिश सरकार थी उन तक ये खबर पहुंच गई कि ऐसी कुछ बात हुई है, और वो जो सारे रेजिमेंट्स है, दोनों रेजिमेंट्स, उन्होंने क्या किया, अवध में जाकर छुपे हुए। जैसे कई जगह पर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जो आग थी वो भड़की, जैसे कि मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ,
यहाँ तक कि झांसी में भी। और आप सभी जानते हैं कि बहादुर शाह, नाना साहेब, रिसेप्शन ऑफ लखनऊ और झांसी की रानी के साथ कितना बुरा हुआ था, और उन सब ने ही इस युद्ध में, इस जो प्रोग्राम था, ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में सब ने अपना योगदान दिया। पर भी ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी ये फेलियर की तरफ गई, इसलिए क्योंकि सिर्फ 1/4 ऑफ द पीपल ने यहाँ पर साथ दिया था। बाकी जो 75% लोग थे उन्होंने साथ नहीं दिया। तो उसमें कौन कौन आता था? उसमें जो ज़मींदार थे वो आते थे, ठीक है, जो मर्चेंट्स थे वो आते थे, और फिर आपके जो एजुकेटेड पीपल थे वो आते थे। एजुकेटेड इसलिए आते थे, और सबसे बड़े हमारी हारने की वजह थी कि हमारे पास एजुकेशंस नहीं था। हमारे पास ताकत तो थी पर एजुकेशन नहीं था, ना ही वेपन्स थे। एजुकेशन इसलिए नहीं था क्योंकि एजुकेटेड पीपल सोच रहे थे कि अगर अंग्रेज यहाँ पर इटैब्लिश होते तो वो एक मॉडर्न, एक क्या बोलते हैं, एक मॉडर्न सिविलाइजेशन इटैब्लिश कर देंगे, जिससे उनका रहना आसान हो जाएगा। जो देश की जितने भी बेफिजूली की जो रस्म है वो नहीं करनी पड़ेगी, किसी धर्म को नहीं मानना पड़ेगा, अपने खुले से जिएंगे। और दूसरा कि हमारे पास वेपन्स नहीं थी। जो हमारे पास आर्म्स थे और जो आर्मी थी, वेपन्स थी, उनको 5 मिनट सिर्फ इतना ख़राब वेपन थे कि 5 मिनट तो गोली भरने में ही लग जाता था, तो हम लड़ेंगे क्या? तो यहीं पर बात है कि ये फेलियर इसलिए हुआ। इस चैप्टर में आपको जनरली सिर्फ ये बताया गया है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब शुरू हुई थी। वो शुरू हुई थी 31 में 1857 में, बट उसकी शुरुआत मंगल पांडे ने 29 मार्च को ही कर दी थी 1857 को। हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ देखा। हमने देखा पॉलिटिकल कॉजेज़, हमने देखा रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज़, हमने देखा इकोनॉमिकल कॉजेज़, हमने देखा मिलिट्री कॉजेज़, हमने इवेंट्स देख लिए, और इसी के साथ ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। अगर कॉजेज़ ऑफ फेलियर पूछेगा तो ये पार्ट नहीं आने वाला। बस आप फेलियर में ये लिख देना कि एजुकेटेड पीपल हमारे साथ नहीं थे, ठीक है। और मैंने जो भी आपको बताया आप सिर्फ वही चीज़ वहाँ पर लिख देना। अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाता है तो अगर ये रिड्यूस्ड है तो क्वेश्चंस तो नहीं बनते इससे, और ऐसे भी रिड्यूस्ड है, मैंने सिलेबस को देख कर ही पढ़ाया है। इस चैप्टर से बस इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट कर ये बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे।